सरकार ने 30 सितंबर तक अघोषित आय को घोषित करने के लिए विशेष सुविधा देश के सामने प्रस्तुत की है। जुर्माना दे करके हम अनेक प्रकार के बोझ से मुक्त हो सकते हैं। पहले मन की बात में ब्लैक मनी के मुद्दे पर पीएम मोदी ने टैक्स डिफॉल्टर्स को नसीहत के साथ चेतावनी भी दी और पीएम मोदी की सख्त चेतावनी के बाद आईटी विभाग ने अपनी वेबसाइट पर टाइम बॉम्ब लगा दिया है कि ब्लैक मनी रखने वाले उन लोगों के लिए चेतावनी है कि 30 सितंबर तक अपनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम का खुलासा कर दें या फिर इस बम के फटने का इंतजार करें। मन की बात में पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि 125 करोड़ के देश में सिर्फ 1.5 लाख लोग ही ऐसे हैं जिनकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है। 50 लाख से ज्यादा टैक्सेबल इनकम वाले लोग बड़े बड़े शहरों में लाखों की तादाद में दिखते हैं। 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के बंगलो देखते ही पता चलता है कि ये कैसे 50 लाख से कम आय के दायरे में हो सकते हैं। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अनडिस्क्लोज्ड इनकम के खुलासे के लिए सरकार इनकम डिक्लेरेशन स्कीम लेकर आई है, जिसके तहत 30 सितंबर 2016 तक काले धन का खुलासा करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्हें सिर्फ पेनल्टी के साथ टैक्स चुकाना होगा। इन सब के बीच काले धन पर सरकार की सख्ती का असर दिखना शुरू हो गया है। सरकार को इंडियंस के 1100 विदेशी बैंक खातों में 13,000 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी का पता चला है। सरकार को 2011 में 400 और 2013 में करीब 700 बैंक अकाउंट्स के बारे में जानकारी मिली थी। 2011 में फ्रांस सरकार ने HSBC के खातों की जानकारी दी थी, जबकि 2013 में इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी ICIJ ने अपनी वेबसाइट पर 700 बैंक खातों को पब्लिश किया था। आईटी विभाग ने इन पर 5,377 करोड़ रुपए का टैक्स लगाया है और इन्हें टैक्स जमा करने के लिए 31 मार्च 2017 तक का समय दिया गया है। हालांकि बड़ा सवाल पीएम मोदी की अपील का है, क्योंकि इससे पहले भी मौजूदा सरकार ने विदेशों में अनडिस्क्लोज्ड इनकम रखने वाले भारतीयों के लिए एक स्कीम पेश की थी, लेकिन वो बहुत सफल नहीं रही। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री की इस अपील और चेतावनी का असर होगा? इस सवाल पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। सवाल उस मुद्दे का है जिसे पिछले लोकसभा चुनाव में जमकर उठाया गया और चुनाव के बाद भी ब्लैक मनी का मुद्दा लगातार उठता रहा है। फर्क सिर्फ इतना कि इलेक्शन कैंपेन में बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेर रही थी और अब कांग्रेस मौजूदा सरकार पर ही सवाल उठा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है, क्या पीएम मोदी के बयान के बाद काले धन वाले लोग सामने आएंगे? क्योंकि इस बार मामला देश में छुपाई गई ब्लैक मनी का है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछली बार जब विदेशी काले धन पर सरकार ने कंप्लायंस विंडो खोला था तो खास कामयाबी नहीं मिली थी। इसी मुद्दे पर आज की बिग स्टोरी बिग डिबेट, ब्लैक मनी पर लास्ट वार्निंग। खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं स्टूडियो में। आपको बताते हैं हमारे साथ प्रोफेसर संतोष कुमार मेहरोत्रा, सीनियर इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर DG प्लानिंग कमीशन, इस चर्चा में जुड़ेंगे। हिमांशु कुमार टैक्स एक्सपर्ट भी इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे और प्रमोद राय हैं फॉर्मर IRS, जो भी इस चर्चा में हमारा साथ देंगे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ सुदेश वर्मा, नेशनल स्पोक्स पर्सन BJP भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुदेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले रुक करूंगी सुदेश वर्मा जी आपका। अब आपको लगता है कि सरकार की ये एक और कोशिश, ये जो सख्ती की गई है एक बार फिर से काले धन पर, इसमें सरकार कामयाब हो पाएगी? क्योंकि पिछले अगर कंप्लायंस विंडो की बात की जाए तो उसमें कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। 1 जून से ये स्कीम लागू की गई थी, समय बीत चुका है। आपको लगता है सरकार को कामयाबी मिलेगी? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे लगता है चूंकि प्रधानमंत्री जी ने खुद इस बात को कहा है और ये एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जिन्होंने पिछले बार कंप्लायंस विंडो को नहीं यूज़ किया था, लेकिन उनके पास बहुत बड़े ब्लैक मनी बहुत बड़ी मात्रा में है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। अगर इस मौका को वो मिस करेंगे तो शायद उन्हें पछताना पड़े, और यही प्रधानमंत्री के चेतावनी से बिल्कुल झलकता है। और इस बार चूँकि नरेंद्र मोदी जी खुद इस बात को बोले हैं
तो कोई भी इसको नॉन सीरियसली नहीं ले सकता। होता क्या है कि जब भी कंप्लायंस विंडो लगता है, लोगों को लगता है चलो इस बार नहीं करते, अगली बार फिर सरकार दे देगी। ये हुआ क्यों? क्योंकि कांग्रेस के समय VDIS स्कीम आए थे, इसके कारण लोगों को लगना है कि बार बार ऐसे आएंगे तो हम अगली बार कर लेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री के बोलने के बाद मुझे लगता है जितनी सीरियसनेस से लेना चाहिए उतने सीरियसनेस से लोग लेंगे और इसका फ़ायदा उठाने का प्रयास करेंगे। जी सुदेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अतुलेश जिंदल हैं, CBDT चेयरमैन। इनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त आलोक शर्मा स्पोक्सपर्सन कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। आप क्या इसे मोदी सरकार की एक बड़ी कामयाबी मान रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से भारतीयों के 1100 विदेशी बैंक खातों में 13,000 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी जो है उसके बारे में पता चला, हालांकि जो 2011 की सूचना थी उसके आधार पर यह कामयाबी हासिल हुई है, तो क्या सरकार की कामयाबी मानते हैं आप इसे? देखिए, मैं समझता हूं कि सरकार की कामयाबी आप किस रूप में मानते हैं। क्या 2011 में बीजेपी की मोदी सरकार थी? नहीं थी। इससे पहले भी तमाम तरह के प्रयास हुए हैं ब्लैक मनी के लिए। मैं समझता हूं कि 2.5 साल की असफलता के लिए एक जुमला देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता के सामने छोड़ा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि वो 15 लाख के जुमले से लेकर आज आप चेतावनी दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को चेतावनी देनी पड़ रही है कि आप ब्लैक मनी पर अपना खुलासा कर दीजिए। अरे भाई, आप क्या नपुंसक सरकार के प्रधानमंत्री हैं? आपके पास तमाम एजेंसीज नहीं है क्या? क्या वो अरुण जेटली साहब भूल गए जो कहते थे कि 628 नामों में कांग्रेस के नाम है और उनको शर्मिंदा होना पड़ेगा, तो उनको आज खुलासा क्यों नहीं करते? 2011 की स्टेटमेंट क्या रविशंकर प्रसाद जी की भारतीय जनता पार्टी भूल गई जो कहते थे कि कांग्रेस पार्टी अपने लोगों को बचाने के लिए नामों का खुलासा नहीं कर रही है? क्या मोदी जी से हम ये नहीं पूछे कि मन की बात में आज तक आप 2.5 साल में ये भी नहीं बता पाए कि जो आप कहते थे कि 4 लाख करोड़ और 2 लाख करोड़ और 80,000 करोड़ तमाम तरह के फिगर्स क्या थे? ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से विफल हुई है, विदेश नीति के मामले में भी और अर्थनीति के मामले में भी। NSG और तमाम मुद्दों पर जिस तरह से पाकिस्तान से जिस तरह की नाकामी देखने को मिल रही है विदेश नीति के मौके पर, उसको डाइवर्ट करने के लिए एक नया जुमला छोड़ा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि जो एफिडेविट हमने दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बीजेपी ने दिया था, उसमें क्या फर्क है? वही एफिडेविट आपने यहां पर दे दिया। तमाम मशीनरी आपके पास है। हमने 628 नाम दिए थे, आप 628 को 629 नहीं कर पाए। बहुत सारे सवाल हैं आपके पास। भूल गए जिस तरह की जी, बहुत सारे सवाल आपने यहाँ पर उठाए हैं। सुदेश जी, आप बताइए क्या जवाब देंगे? यहाँ पर तो आरोप पर आरोप लग रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को आरोप लगाने के सिवा आता क्या है? ये अपोजिशन में अपनी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता को मालूम है कि SIT 3 साल तक इन्होंने नहीं सेटअप होने दिया, क्योंकि उस समय को जब ब्लैक मनी पर आप अटैक कर सकते थे। SIT सेटअप होने के बाद भी 628 से 629 नाम नहीं हुए। उस समय SIT बनने के बाद एक स्टेप अगर आप चले हैं तो बता दीजिए। मैंने आपको नहीं रोका। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के मेंबर्स और चेयरमैन कई साल तक गायब रहे। कहां है वो जन लोग? आलोक जी, आपने जो सवाल पूछे थे, जो जवाब जान लीजिए। आलोक जी, लोगों को आलोक जी, आपको मौका दिया गया था बोलने का, सुदेश जी को और हमें चैलेंज कर रहे हैं। जी सुदेश जी, बताइए। लोगों को पैसा ले जाने का मौका दिया, क्योंकि पता लग गया था 2011-12 में कि बहुत बड़ा भारी कार्रवाई होने वाली है। इन्होंने 3 साल तक SIT बनाने नहीं दिया। नहीं बनाने देने के कारण जिसके पास ब्लैक मनी थे बाहर, उन्होंने अपने पैसे को निकाल लिया। हमारी सरकार आने के बाद सबसे पहला डिसीजन SIT सेटअप करने का लेती है। ये कमिटमेंट बताता है हमारा ब्लैक मनी को कैसे बाहर निकाला जाए इसके प्रति, और SIT के टीम के रिकमेंडेशंस पर हमने ऑलरेडी एक्ट करना शुरू कर दिया है। इस बात को लोग जी ना भूले। जुमले से राजनीति नहीं होती, सिर्फ बीजेपी को क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होने वाला। हम कमिटेड है ब्लैक मनी पर। बीजेपी का क्या कहना है कि पूरी तरीके से कमिटेड है इस मुद्दे पर, लेकिन और भी हमारे साथ एक्सपर्ट्स इस वक्त बने हुए हैं, क्योंकि कई सवाल हैं जिन्हें और सफाई की यहाँ पर जरूरत है। खास मेहमान है प्रोफेसर संतोष कुमार मेहरोत्रा। आपका रुख करना चाहूंगी एज अ सीनियर इकोनॉमिस्ट। आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत ही इन्वेस्टिगेटिव मामला है, इसे कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग जो है वो दिया जा रहा है, लेकिन अब सरकार की जो इंटेंशन है उस पर आप क्या कहेंगे? क्या आपको बहुत सीरियस वो लगता है कि वाकई कामयाब हो जाएंगे हम, काला धन देश में आ जाएगा? ये तो देखना पड़ेगा कि कामयाब होंगे कि नहीं, मगर पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये काला धन बाहर पहुंचा कैसे। जी। क्योंकि पहले तो काला धन यहाँ पर उसकी उपज होती है, तब वो बाहर पहुंचता है,
और फिर उसको बाहर से अंदर लाने की कोशिश की जाती है राउंड ट्रिपिंग के द्वारा, मॉरिशस के द्वारा, सिंगापुर के द्वारा इत्यादि। मगर कहाँ उपज हो रही है? उपज होती है 3 जगहों में। रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस में होती है, खनन में होती है, मतलब माइनिंग में होती है, और उसके अलावा निजी शिक्षा में, प्राइवेट एजुकेशन जो बढ़ती चली जा रही है। और आज की तारीख में हर पॉलिटिशियन, हर पार्टी का पॉलिटिशियन निजी शिक्षा में घुसा हुआ है, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज लगा रहा हो, चाहे वो मैनेजमेंट स्कूल लगा रहा हो। ये 3 सोर्सेज हैं जी। तो अगर आप पहले यहां रोकना शुरू करिएगा, तब विदेश में जो पैसा जाता है। ये बताइए एज एन एक्सपर्ट, ये रोक लगनी चाहिए, लेकिन लगेगी कैसे? आसान नहीं है, तरीके हैं, उन पे हम अभी चर्चा करेंगे, मगर आसान इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा तो नेतागण को ही होता है ब्लैक मनी का। क्यों फायदा होता है? क्योंकि इलेक्शन में पैसा अधिकांश मात्रा में ब्लैक मनी होता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि चूंकि नेता इसमें इन्वॉल्व है, इसीलिए इस मामले को इतना ज्यादा नहीं उठाया जाता है? हाँ, कार्रवाई की यहाँ बात की जाती है, लेकिन एक लेवल पे जाके उसे रोक दिया जाता है सिर्फ दिखावे के लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल आप सही बोली जी। प्रमोद जी, जी आपके पास ही मैं आ रही थी। ये बताइए, पिछली बार जो कंप्लायंस विंडो थी उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। इस बार आपको लगता है कि जो डोमेस्टिक काला धन है वाकई उसमें कामयाबी जरूर यहाँ पर मिल सकती है? कितना मुश्किल आपको ये लगता है? गवर्नमेंट का इंटेंशन ठीक है, लेकिन मुझे इसके सफलता में काफ़ी संदेह लगता है। क्यों लगता है? जिन लोगों को इनकम टैक्स की नोटिस जा चुकी है, जिन लोगों के आमदनी के बारे में सरकार को कुछ जानकारी है, उन लोगों को इस विंडो के लिए एलिजिबल नहीं माना गया। वो लोग इसमें नहीं आ सकते हैं। इस विंडो में वो लोग आ सकते हैं जिनके बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। तो ये जो थ्रेट है कि आप 30 सितंबर तक आप डिस्क्लोज नहीं करते हो तो टैक्समैन आ जाएगा, ये कुछ हद तक इमेजिनरी थ्रेट है। ऐसा नहीं है कि पिछले 2 साल में सारा इन्फॉर्मेशन इनके पास है और इन्होंने किसी को नोटिस नहीं दिया। यदि इन्फॉर्मेशन होता तो नोटिस दिए रहते जी। तो जो आदमी आज तक पकड़ा नहीं गया, आज तक जो चकमा दे के बाहर है, वो आदमी ये सोचे कि नहीं मैं आ जाता हूँ और 45% गवर्नमेंट को दे के मैं पीस बाई करता हूँ। ये ऑप्शन उसके पास था। 30% टैक्स भर के वो इसको वाइट कर सकता था, उसकी आमदनी थी। बट जिस आदमी ने 30% पे करके उसको वाइट नहीं किया और जिसके पास गवर्नमेंट आज तक पहुँची नहीं है, वो 45% दे के फॉरवर्ड आएगा, इसमें मुझे संदेह है। और जो दूसरा सवाल आप बोल रही थी कि जो प्रोफेसर साहब भी बोल रहे थे कि जनरेशन को कैसे रोका जाए, मुझे 2 बहुत अहम मुद्दे लगते हैं जो कोई टच नहीं करना चाहता है। 85% लोग इंडिया में 10-15 हज़ार पर मंथ से ज़्यादा कमाते हैं। उनको 500 या 1000 रुपये करेंसी नोट की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई भी लीगल ट्रांजैक्शन नहीं है जो करने के लिए मुझे 500-1000 रुपये के नोट की ज़रूरत है। जो भी 15,000 पर मंथ से ज़्यादा कमाता है, सबके पास बैंक अकाउंट है। बैंकिंग नेटवर्क इंडिया का फेयरली गुड है जी। तो 500-1000 रुपये नोट की ज़रूरत किसके लिए है? बड़े बड़े ब्राइब के लिए है, रियल एस्टेट में कैश ट्रांजैक्शन करने के लिए है। यदि हम 500 और 1000 रुपये के नोट विड्रॉ करते हैं, कोई नया डिपार्टमेंट नहीं खड़ा करना है, नया एक्सपेंडिचर नहीं आएगा। तो जैसे किसी को 100 करोड़ का ब्राइब देना है, अब विथ 100 रुपीज़ नोट दैट बिकम्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के थ्रू होंगे और इससे ब्लैक मनी कम होगी। कई बार दूसरा है एग्रीकल्चरल इनकम, 2 स्टेट सब्जेक्ट मैटर है, बट आज के रेट में हमने उसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है। और आप इनकम टैक्स का स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तो एग्रीकल्चरल इनकम में वही लोग डिक्लेयर करते हैं जो प्रोन है करप्शन को लेके। तो एक्चुअली पैसा कहीं और का, उसको आज हम टैक्सेबल कर दें तो कम से कम ये तो होगा कि 30% गवर्नमेंट के पास वापस आ जाएगा। बहुत ज्यादा उम्मीद इस वक्त आपको नजर नहीं आ रही है सरकार के इस कदम से। आप बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु कुमार टैक्स एक्सपर्ट भी हैं। हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे कि टैक्स डिपार्टमेंट की आपको क्या लगता है, इसमें क्या भूमिका और ज्यादा होनी चाहिए, जिससे कि सरकार तो कोशिश कर ही रही है, अब टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भूमिका क्या होनी चाहिए और साथ ही साथ इस पर रोक कैसे लगेगी? पहली चीज़ कि अगर हम कल मोदी जी का अगर भाषण देखें जो आया था, उसमें उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया था। हमारे देश में 50 लाख से ज़्यादा इनकम वाले केवल 1.5 लाख लोग हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है कि जो रिटर्न फाइलिंग ही होती है उसका नंबर बहुत कम है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे देश में कि पूरी आबादी का केवल 3%, अप्रॉक्सीमेटली 3% रिटर्न फाइल होता है। हमें यहाँ से सोचना चाहिए, ना कि हम अभी क्या जो स्टेप लिया जा रहा है वो तो पहले भी लिया जा रहा था,
आगे भी लिया जाएगा और ये होता रहेगा। जो इवेट कर रहा है उसको जेल, पनिशमेंट, जो भी प्रोसीजर है लीगल, वो तो जा ही रहा है। उसके अलावा हमें फोकस ये करना चाहिए कि डिपार्टमेंट को थोड़ा फ्रेंडली होकर आगे आने की ज़रूरत है, जिससे कि लोगों में एक जो भय, डर बना हुआ है डिपार्टमेंट का, वो कम हो। वो कम होते ही ऑटो आप देखेंगे कि अगर प्रोसीजर को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, हम इजीली 3% को 6%, 7% तक लेके जा सकते हैं। दूसरा, जो गवर्नमेंट अपना अभी तक जितने भी लेके आई हुई है, जिसको आप कंप्लायंस विंडो करें और वॉलंटरी डिस्क्लोजर करें, उसमें कोई बहुत ज्यादा सक्सेस देखने को नहीं मिला है। क्योंकि अगर जिसको वाइट करना तो 30, जैसे आपने यहाँ पर कानून के डर की बात की है, तो किसी तरीके का कोई डर तो नजर नहीं आता है? क्योंकि अगर आप बार बार सरकार की तरफ से भी ये कहा जाएगा कि इतनी तारीख तक आपको देना है, ये डेडलाइन है, किसी तरीके का कोई डर नहीं है। अगर होता तो शायद अभी तक बहुत बेटर रिस्पॉन्स आ सकता था। अगर ये आप देखें तो ये पीछे भी था, ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार हुआ जी। ठीक है, जो कंप्लायंसेस के जो एक्शन होंगे, जो भी उनको जो तो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म की जरूरत यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। बहरहाल सभी खास मेहमान बने हुए हैं, लेकिन पॉलिटिकल गेस्ट जो हैं उनका रुख करना चाहूंगी। आलोक जी और सुदेश जी, आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर संतोष कुमार मेहरोत्रा ने कई सवाल उठाए हैं। अब इन पर आप क्या कहेंगे? खासकर आलोक जी, आपसे जानना चाहूंगी कि कोशिश की जाती है, लेकिन कोशिश उतनी कामयाब इसलिए नहीं होती है क्योंकि खुद यहाँ पर कई ऐसे नेता हैं जिनके नाम हो सकते हैं, उन्हें डर है, इसलिए सही डायरेक्शन में कोशिश होते होते भी रुक जाती है। आपसे जवाब लेना चाहूंगी आलोक जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से डर और धमकी और ब्लैकमेलिंग की राजनीति की है, चाहे वो किसी एक परिवार को लेकर की हो, चाहे नेताओं को लेकर की हो। लेकिन पिछले 2.5 साल से मोदी जी का संसद के पटल पर दिया गया पहला भाषण आप याद कीजिए। उन्होंने कहा था कि 1 साल के अंदर जितने गुनाहगार हैं उनको सबको जेल में डाल दूंगा। उनसे पूछिए, 2.5 साल हो गए, आपने इनकम टैक्स चोरी में कितने लोगों को जेल में डाला है? केवल भाषण से क्या देश चलाना चाहते हैं आप? ये वही अरुण जेटली साहब हैं जो कहते थे 5 साल नहीं मैम, एक मिनट मैम, 5 लाख इनकम टैक्स रिटर्न हो जानी चाहिए। 2 साल हो गए, अगर 5 लाख कर देते हैं इसको सीमा को, तो जो 3% की बात है वो 3 से 1.5% पे गाड़ी पहुंच जाएगी इनकम टैक्स भरने वालों की। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, चाहे वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की थ्योरी रही हो, चाहे रिग्रेसिव टैक्सेशन की थ्योरी रही हो, हमने प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए हमेशा से इनकम टैक्स लॉज को बनाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं केवल ये जानना चाहता हूं, अगर कांग्रेस के लोग हैं तो उनको क्यों नहीं पकड़ते हैं आप? 2.5 साल में आपने किसने रोका है उनको? क्या आप रोकिए? और एक बहुत अच्छा शब्द यहाँ पर डिबेट में निकल कर आया, इमेजिनरी थ्रेट। क्या देश के प्रधानमंत्री, क्या देश के प्रधानमंत्री नहीं एक जी, इस खुले सवाल का आप जवाब मैं केवल जानना चाहता हूं कि अमिताभ बच्चन को अभी तक क्यों नहीं नोटिस गया है? मैं जानना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को क्या इमेजिनरी थ्रेट की जरूरत है? क्या देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर हो गया है कि उसको इनकम टैक्स जैसे कानून के ऊपर इमेजिनरी थ्रेट देनी पड़ेगी? और जहां तक इलेक्शन की बात है, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ब्लैक मनी का यूज 2014 में किया था, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ब्लैक मनी के ऊपर चुनाव लड़ा था। जो सवाल आपसे पूछा गया था, इनको दी थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहती। अब ये जो आपने सवाल उठाए हैं, इनका जवाब भी जान लेते हैं। जी बताइए सुदेश, क्या कहेंगे आप इस पर? बात है ये भाषण देना बंद करें तो मैं फिर सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, कांग्रेस को चूंकि सत्तारूढ़ पार्टी रही है अधिकतर समय में, तो इसी आदत हो गई, इसलिए अपोजिशन में रह के भी लॉ बनाने की बात कर रहे हैं। अगर हमारा इनकम टैक्स सिचुएशन इतना खराब है तो इसके लिए कांग्रेस ही दोषी है ना। नरेंद्र मोदी जी ने 2 साल में कुछ भी ऐसा नहीं किया। अरुण जेटली साहब ने कहा था कि इनकम टैक्स की लिमिट 5 लाख कर देनी चाहिए, लेकिन आज 2.5 साल हो गए, क्यों नहीं की 5 लाख आप लोगों ने? हम लोग आपके द्वारा गंदगी की हुई चीजों को 2.5 साल से बदलने में आपको कांग्रेस ने रोक रखा है क्या? आप चेंज कीजिए उसको, 2.5 लाख से 5 लाख पे लेकर जाइए इनकम टैक्स लिमिट को। क्यों नहीं लेके जाते हैं आप? बस आप छोड़ दीजिए। 2.5 साल हो गए, कब होगा? हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। ब्लैक मनी पकड़े जाएंगे 5-6 साल में। सवाल है सुदेश जी और आलोक जी, मैं माफी चाहती हूँ आपको रोकने के लिए, लेकिन आप दोनों से मेरा एक सवाल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो काले धन का एक मिशन बन गया सरकार का, इस राजनीतिक लड़ाई में जो बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े नाम है, कहीं इस राजनीतिक लड़ाई में वही छिप जाएंगे, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा? क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ सवाल है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। कोशिश कहीं ना कहीं बीजेपी को जिन लोगों ने जनरल इलेक्शन में मोटा पैसा दिया, बड़े बड़े लोगों ने, बचाने के लिए बीजेपी कोई एक्शन नहीं ले रही। आलोक जी, जब आपकी सरकार थी उस वक्त क्या कुछ हुआ था, इस पर भी मैं आपसे सवाल जरूर पूछूंगी, लेकिन सुदेश जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए।
देखिए आप पहले देखिए कांग्रेस लाख कोशिश कर ले, आलोक शर्मा जी लाख तड़पें, लेकिन देखिए इनकी तड़प जो है ये काम आपको पता है आज जितने भी ब्लैक मनी वाले कितने डरे हुए हैं। इसका कारण ये है कि वो हमारे सरकार की कटिबद्धता जो है जानते हैं ब्लैक मनी से दूर करने के लिए। अगर मार्केट से ब्लैक मनी अचानक गायब हो गया है तो भय के कारण गायब हुआ है। आज हम कैशलेस सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स होंगे आपको बताएंगे ये ब्लैक मनी को रोकने का ही तरीका है। आप चिंता मत करिए, आपकी ये कोरी हंसी से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप देखिए समय राजनीतिक दलों को यहाँ चिंता नहीं है, यहाँ पर चिंता है उस आम टैक्स पेयर को, उस आम टैक्स पेयर को चिंता है। यहाँ पर आप बने रहिए हमारे साथ सभी खास मेहमान, और इस वक्त एक और ऑनेस्ट टैक्स पेयर को एक और मेहमान स्पोक्सपर्सन जेडीयू अजय आलोक भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अजय आलोक जी आपका बहुत स्वागत है, आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को बता दें कि अब से कुछ देर पहले हमने अतुलेश जिंदल चेयरमैन सीबीडीटी से कुछ खास बातचीत की थी। हमने उनसे जानने की कोशिश की थी कि आखिरकार प्रधानमंत्री के मन की बात में इस मुद्दे को उठाने के बाद क्या उन्हें लगता है कि विभाग की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। नहीं, विभाग का पूरा प्रयास है कि इसकी स्कीम के बारे में प्रॉपर पब्लिसिटी हो और जो शंकाएं हैं करदाताओं की इस स्कीम के बारे में उसका भी निवारण हो। और हम लोगों ने इसमें जो हैं 2 FAQ, एक FAQ जारी कर दिया है जितने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, फिर कुछ और भी क्वेश्चंस आए हैं, सेकंड सेट ऑफ FAQs वो भी हम रिलीज़ करने जा रहे हैं। और हम विभिन्न चैनलों के माध्यम से भी हम लोगों का यही प्रयास है कि जो इनकी शंकाएं हैं या जो भी वो हैं उनको दूर करा जा सके। और हमारी सब करदाताओं से ये अपील है कि जो ये एक स्कीम में जिनकी आय डिक्लेयर करने से जो लोग रह गए हैं वह इस इनकम डिक्लेरेशन स्कीम का फ़ायदा उठाएं। जी अतुलेश जी, जो लोग अपनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम घोषित करेंगे उनको आपका विभाग किस तरह से सपोर्ट करेगा? हम ये चीज़ क्लैरिफाई करना चाहेंगे बार बार इस चीज़ को, जो हम एम्फेसाइज़ कर रहे हैं कि जो भी ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इस स्कीम के अंतर्गत उसके बारे में कंप्लीट कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाएगी। उसके बारे में किसी भी तरीके से तो इस बारे में कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन कोई अन्य विभागों में जा सकती है या कुछ और कार्रवाई हो सकती है। ये पूरी कंप्लीट कॉन्फिडेंशियलिटी इसकी मेंटेन की जाएगी। इसके बारे में हम लोगों ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस इशू किए हुए हैं और इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अनडिस्क्लोज्ड इनकम घोषित करने वालों पर आईटी विभाग कोई कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन क्या दूसरी जांच एजेंसीज कार्रवाई कर सकती हैं? अतुलेश जी, इस पर क्या कहेंगे? इस पॉइंट को पीएम साहब ने भी अपने उसमें कहा गया है कि इसमें कंप्लीट इसमें जो है इम्यूनिटी है और इसमें किसी दूसरे विभाग से इसकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग का इस तरीके की कोई वो नहीं है। तो इसके बारे में यह है करदाता आश्वस्त रहें कि जो ये हमें यहाँ पे जो ये डिस्क्लोजर डिक्लेरेशन कर रहे हैं विभाग के सामने उसमें कंप्लीट कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होगी। जब ये इन्फॉर्मेशन किसी और विभागों में जानी नहीं है तो फिर दूसरे उसमें एक्शन का इसमें सवाल नहीं उठता है। जी अतुलेश जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय आलोक स्पोक्स पर्सन जेडीयू भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। अजय आलोक जी, सीधा सवाल यही कि जो सरकार की अप्रोच है ब्लैक मनी के लिए, क्या आपको ठीक लगती है? क्या लगता है कामयाबी हासिल होगी? देखिए, कामयाबी हासिल होगी या नहीं होगी ये तो भविष्य बताएगा। फिलहाल 2 साल का तो समय निकल गया, हम तीसरे वर्ष में प्रवेश कर गए। आज प्रधानमंत्री की मन की बात और उसके बाद एक निजी चैनल को उन्होंने जो इंटरव्यू दिया वो मैं सुन रहा था। पता नहीं, मुझे लगा कि इतने अक्लमंद प्रधानमंत्री हैं, लेकिन लगता है कि अक्लमंदों के साथ रहते हैं। आपके पास जो गाय है उसी को और दूध निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप। नई गाय को अस्तबल में नहीं लाएंगे जी। आप कह रहे हैं कि नए टैक्स पेयर्स कहां बनाएंगे आप? जो गाय है उसी को और दूध निकाल दो। आप किसको कह रहे हैं कि अपनी आय को और डिस्क्लोज कीजिए? उसका उदाहरण उन्होंने एनालॉजी क्या दिया कि कोई अगर 2-3 करोड़ के बंगले में रहता है और उसके बाद वो कहे कि उसकी 50 लाख की घोषित इनकम नहीं है तो ये बड़ा अटपटा सा लगता है। जरा प्रधानमंत्री जी अरुण जेटली जी से पूछें, उनका जनरल जीके में बंगला है, उनके पिताजी ने खरीदा था 20,000 रुपए में, आज 200 करोड़ का है, तो क्या अरुण जेटली की इनकम 10 करोड़ की हो गई? ये कौन सा एनालॉजी है? इसका मतलब कि जो आपके एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उन्हीं को आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि उनको और आप निचोड़ दो, उनको और फंसाओ। आप ये बताइए कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में बैठा हुआ या जीके में या डिफेंस कॉलोनी में बैठा हुआ एक फोचका वाला पर डे की इनकम उसकी 3,000 रुपए की है, तो महीने का 90,000 हो गया, साल का 11 लाख हो गया, क्या वो इनकम टैक्स फाइल करता है? देश के एक बहुत बड़ा सेक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसपे उन्होंने मुद्रा योजना चलाई हुई है,
चाहे वो बार्बर हो, चाहे वो वॉशरमैन हो, चाहे वो दूध वाला हो, रेडी वाला हो, कोई आज के डेट में 2000, 2500, 3000 रोज कमा रहा है। तो क्या वो हमारे नेट के दायरे में है? तो सरकार इस पे तो प्रयास कर नहीं रही है। प्रयास कहां है? जो ऑलरेडी हमारे 5 लाख, 3.5 लाख करदाता हैं, उन्हीं को और निचोड़ दो। आप तो एक बात कह रहे थे कि हम विदेशों से ब्लैक मनी लाएंगे, काला धन। भाइयों बहनों, 25 लाख करोड़ काला धन बाहर है, ला के हर एक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डाल दूंगा। विदेशों से तो काला धन लाए नहीं, जो यहां पे धन जमा कर रहा है उस पे और शिकंजा कस दो, नए टैक्स पेयर्स को जोड़ो नहीं। अरे प्रधानमंत्री जी, अपने मुद्रा योजना को जिसको आपने जोड़ा है, 3 करोड़ लोगों को आपने ऋण बांटे हैं, उन्हीं से टैक्स पे करवा दीजिए। आपके 5 लाख नहीं, 3 करोड़ 3 लाख आपके टैक्स पेयर्स तो ऐसे ही हो जाएंगे। आप क्लेम करते हैं कि हमने 3 करोड़ लोगों को ऋण दिया है, मैंडेटरी पहले उन पे करवाइए ना, कि जिन लोगों ने ऋण लिया है बिना गारंटी के वो अपना टैक्स भर दें। तो वो तो करेंगे नहीं। पर तो कोशिशों पर ही सवाल। लीपापोती का खेल है, जी लीपापोती का खेल है। जी अजय आलोक जी, मैं शिल्पा जी, मैं कोशिश कर रहा था इनकी बात को समझने का। मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन मैं आपको बताऊं थोड़ा सा। एक जो इन्होंने स्टैटिस्टिक्स की बात की, नहीं आएगा। 2 साल में हमने क्या किया, तो हमारे पास फिगर्स हैं। नहीं, आपकी बात बहुत फाइनेंशियल एक्सपर्ट वाली बात है, शायद हमारे फाइनेंस वाले जो सुन रहे हैं उनको समझ में आएगा। लेकिन मैं 2 साल का अकाउंट देना चाहूँगा आपको, कि आपको पता होना चाहिए 71,000 करोड़ रुपया अनर्थ हुआ है। 71,000 करोड़ रुपया, जिसमें 50,000 करोड़ जो है इनडायरेक्ट टैक्स इवेजन का है, और 21,000 करोड़ जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है लास्ट 2 ईयर्स में। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। 21,000 करोड़ अनडिस्क्लोज्ड इनकम जो आपने किया, सरकार ने ये जो आज का मुद्दा है, जो टैक्स, जो ब्लैक मनी की बात हो रही है, ये कहीं से भी ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को परेशान करने के लिए नहीं हो रही है। ये उसके लिए हो रही है जिन लोगों को ऐसा लगता था कि पैसा जो कैश है जिसमें बैठे रहेंगे और कुछ नहीं होगा, ये उनके लिए है। उनको आके डिस्क्लोज करना है, और उनके लिए लास्ट विंडो है। आपको पता होना चाहिए, जितने भी पहले सुन लीजिए आलोक जी, जितने भी लॉस पास हुए हैं, अगर आपके पिताजी ने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, जितने भी लॉस पास हुए हैं आज के डेट में 10 करोड़ की हो गई, तो क्या आपकी इनकम 1 करोड़ की हो गई क्या? इतना समझ, अरे इतना समझ आपके सुनिए, जितने भी लॉस पास हो रहे हैं, जितने भी लॉज अभी पास हो रहे हैं शिल्पा जी, वो सारे लॉज जो है ब्लैक मनी को टैकल करने के लिए है। ऐसा ना हो कि ये लोग बोले कि हमें नहीं बताया गया था। सिर्फ इनके लिए बताया गया है। प्रधानमंत्री का जो वार्निंग है इनके लिए इसलिए आया है कि ये ना सोचे कि इसके बाद से फिर से मौका मिलने वाला है, क्योंकि हम एक्शन ले रहे हैं ऑलरेडी। ऐसा नहीं है एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये एक विंडो मिला है। एक्शन तो बहरहाल आप 2 साल से ले रहे हैं, जब से आप सत्ता में आए हैं। एसआईटी को भी ये जांच सौंप दी गई थी, और उसके बाद भी कई नामों का खुलासा हुआ, लेकिन जांच के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया उनके खिलाफ। सुदेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रोफेसर संतोष कुमार मेहरोत्रा, सीनियर इकोनॉमिस्ट, भी लगातार बने हुए हैं। संतोष जी, आपने सारी बात सुनी कि किस तरीके से अब ये आरोप प्रत्यारोप का खेल बन चुका है। बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, बीच में और भी पार्टियां हैं। तो इन्वेस्टिगेटिव मुद्दा, जैसा कि पहले भी हमने जिक्र किया, आपको नहीं लगता पूरे तरीके से इस मुद्दे का राजनीतिकरण अब हो चुका है? वो तो हो ही चुका है, मगर ज़रूरी ये है कि हमें अजय आलोक और हिमांशु जी की बात पे थोड़ा सा गौर करना होगा। इन लोगों ने इस बात पे तवज्जो दी कि हमारे देश में 50 करोड़ लोग काम करते हैं, जिसमें से केवल 2.5 करोड़ लोग एक्चुअली इनकम टैक्स देते हैं, यानी कि 5% से ज़्यादा नहीं हुआ ये। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कम से कम 15-20 करोड़ लोग इतनी कमाई कर रहे होंगे और मगर टैक्स नहीं दे रहे, वो टैक्स भरते ही नहीं, तो वो टैक्स नेट में ही नहीं है। तो मैं तो सीबीडीटी के चेयरमैन जिनसे आपने सवालात किए, उनसे तो मैं ये पूछता कि आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो भारी मात्रा में ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है, जनरेट हो करके वो हवाला के द्वारा विदेश जाता है, फिर विदेश से वापस जब अंदर आता है तो वो कम से कम राउंड ट्रिपिंग में इन्वेस्ट हो जाता है। बाहर से अगर पैसा सरकार लाएगी तो सरकार तो ला नहीं पा रही है, तो साफ हो गया, मगर अगर लोग लेकर के जाते हैं तो बाहर से वो वापस भी लाते हैं, बाहर छोड़ते नहीं है अधिकतर। यहां पर अगर हमें कुछ करना है तो ये टैक्स अथॉरिटीज को ही इस बात को तवज्जो देनी होगी कि ये जो 2.5 करोड़ लोग केवल हैं जो इनकम टैक्स देते हैं, उसको हमें
12 करोड़ करना है, 25 करोड़ करना है, यहां तक कि अगर 30-40 करोड़ ले जा सकते हैं, वहां तक हम कब और कैसे पहुंचेंगे? मुझे तो कोई प्लान इसमें दिखता नहीं, नई सरकार का दिखता है, पिछली सरकार का दिखता है। एक छोटी सी चीज और कहूंगा, फिर हमारे टैक्स के एक्सपर्ट्स और ज्यादा जानते हैं। देखिए, हमारे देश में आप अगर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करने, मैंने शुरुआत में कहा कि रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में बड़ा ब्लैक मनी चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि आज मैं प्रॉपर्टी खरीदूं, उसको रजिस्टर करवाने जाता हूं, तो 6% से कम कहीं स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। विदेशों में ये 2 से 3% से ज्यादा कभी भी स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन नहीं होती। 2-3% अगर आप कर दीजिएगा तो लोग खुशी से व्हाइट मनी के द्वारा पेमेंट करेंगे, न कि ब्लैक मनी के द्वारा। आज की तारीख में स्थिति यह है कि क्योंकि उनको 6-7% स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन देना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपने ब्लैक मनी को कन्वर्ट करते हैं, व्हाइट को कन्वर्ट करते हैं ब्लैक में। ये कोई मतलब, ये तो बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है। जी, तो चलिए एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूँगी आलोक जी का। आलोक, ये बताइए कि लगातार यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि स्कीम शुरू की आपने, क्या करा, हमने इतनी कामयाबी हासिल की थी, आप सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। लेकिन यहाँ पर जहाँ मुद्दा आ जाता है कि राजनीतिकरण किया जाता है इस मुद्दे का, नेताओं के नाम है, खुद पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, इसलिए शायद ये मुद्दा आगे बढ़ ही नहीं पाता है। इस पर मैंने पहले भी आपसे सवाल पूछा था, लेकिन आप इस सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। तमाम आरोप आपने बीजेपी के सर यहां पर मढ़ दिए थे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि ब्लैक मनी के ऊपर राजनीति किसने की वो पूरा देश जानता है। बाबा रामदेव ने तो वाघा बॉर्डर पर शायद ट्रक भी लगा दिए थे कि पाकिस्तान के रास्ते आएगा और मोदी जी की सरकार आते ही हम बांट देंगे उसको। और उसमें कहीं पर जी न्यूज और जी बिजनेस चैनल भी पीछे नहीं रहा था कि किस तरह से ब्लैक मनी के ऊपर तमाम शो किए। क्या जी बिजनेस और जी न्यूज ने कभी पता किया था कि ब्लैक मनी का सोर्स क्या है, कि 4 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 6 लाख करोड़? लेकिन केवल गैर भाजपाई सरकारों को किस तरह से कोसा जाए, तो कुछ मीडिया हाउसेस का भी बहुत बड़ा रोल रहा। आपके पास क्या आंकड़ा है इसका? कितना ब्लैक मनी और आने से इकोनॉमी को किस तरीके से फायदा होगा? मैं समझता हूं, देखिए मैं समझता हूं, आपको याद है कि आपकी सरकार मिला है उससे कहीं ना कहीं आपको चुभन हुई होगी। नहीं, कहीं ना कहीं आपको शिल्पा जी चुभन हुई होगी, और पीसीआर में जो लोग बैठे होंगे उनको दिक्कत हुई होगी। लेकिन मुझे केवल ये बता दीजिए, क्या मतलब मीडिया के ऊपर सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए क्या? इसी स्टूडियो में बैठकर ब्लैक मनी पे मैंने 10 शो किए हैं, और किस तरह के कांग्रेस से सवाल पूछे जाते थे और उनके पीछे क्या औचित्य होता था कि जी न्यूज के दर्शक नहीं देखते क्या? खैर, मुद्दा आज का ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी पर आते हैं। नहीं, मुझे केवल ये बता दीजिए कि पिछले 2 साल के अंदर कितना ब्लैक मनी बाहर से आया है और कितना बाहर गया है। मात्र एक बैंक, दिल्ली के एक बैंक के ब्रांच से 9,000 करोड़ रुपए का जो बाहर गया है, क्या उसको भी वापस नहीं ला सकते? क्या देश के प्रधानमंत्री के पास तमाम एजेंसीज नहीं है? क्या तमाम एजेंसीज होने के बावजूद ये सरकार इतनी नपुंसक है कि रामदेव जी के कथनों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़कर चली गई? भारतीय जनता पार्टी के पास क्या 2.5 साल में इतना भी समय नहीं रहा, इतनी भी एफिशिएंसी नहीं है कि वो ये बता सके कि बाहर विदेशों में कितना ब्लैक मनी है? हमने तो जिन सरकारों के साथ जो कार्य किए, हमने जिन सरकारों के साथ, जिन देशों के साथ जो भी संधियां की, हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने क्या एक भी संधि को कैंसिल किया पिछले 2.5 साल में? क्या एक भी एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में ये दिया कि हमने ये 2 देशों के साथ निकला है और ये ब्लैक मनी आ गई है? मैं केवल और केवल कह रहा हूं कि जुमलों की सरकार है, ये नपुंसक सरकार है। जी सुदेश जी, क्या कहेंगे आप इस पर? शिल्पा जी, जरूरी है आपके दर्शक के लिए, क्योंकि हम भाषण तो दे नहीं सकते, इनके बातों से जो प्रश्न उभरे उसका मैं उत्तर देना चाहूँगा। जैसे आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक मनी के बारे में जो भी एस्टिमेट आए वो वेरियस इंटरनेशनल एजेंसीज के एस्टिमेट थे, वो कोई सरकारी एस्टिमेट नहीं थे। सरकार ने इस पर व्हाइट पेपर नहीं लाया, एजेंसी का एस्टिमेट नहीं था। झूठ बोलते हैं। बताइए कौन सी एजेंसी का एस्टिमेट था? सुनते क्यों नहीं? बताइए कौन सी? सुन तो लीजिए, आपकी एजेंसी कौन लीजिए? रविशंकर अवेलेबल है पब्लिक नॉलेज में। दौरा क्यों पड़ जाता है आपको? यहाँ पर प्रश्न भी आप पूछेंगे, जवाब भी आप ही देंगे। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल
आप लोगों ने देश को गुमराह किया। आप ये बताइए शिल्पा जी, आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर देश में जा रहे हैं, ब्लैक मनी का इशू उठा रहे हैं, टेररिज्म का इशू उठा रहे हैं, ब्लैक मनी को टेररिज्म से जोड़ रहे हैं, अपनी केवल अपना प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। आपने यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन जो तमाम लाखों दर्शक इस वक्त आपकी भाषा सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, वो तो खुद अपने आप ये सुनना ही नहीं चाहते, ये सुनना नहीं चाहते, आप भी नहीं सुनना चाहते। आलोक जी, सुदेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रमोद राय, फॉर्मर IRS। प्रमोद जी, आप बताइए, ये पूरे तरीके से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस और कांग्रेस बीजेपी, लेकिन यहाँ पर बात आ रही है, स्कीम शुरू की गई है, कंप्लायंस विंडो है, पिछली बार रिस्पांस नहीं मिला, अब उम्मीद की जा रही है, हालांकि 1 जून से शुरू हुआ, 1 महीना बीत चुका है, लेकिन जहां पर बात आती है पॉलिटिशियंस की, तो क्यों ये मामला आरोप प्रत्यारोप में बदल जाता है? देखिए, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कभी किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि केवल 1.5 लाख लोग हैं जो 50 लाख से ज़्यादा की टैक्स पेमेंट वगैरह करते हैं। आज जो एक बड़ा टैक्स पेयर है, उसको इस कंट्री में क्या स्टेटस हासिल है? एक छोटा क्लब है 1.5 लाख लोगों का, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस क्लब में आए। कोई बहुत बड़ी टैक्स रकम पे करता है और बीमार पड़ जाए और उसको एम्स में इलाज कराना है, क्या उसको कोई प्रायोरिटी एक्सेस है डॉक्टर का? वो बोले मेरे साहब ज़्यादा फी ले लो, मुझे फ्री ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मैं पैसे वाला हूँ। कैन ही डू दैट? नो। उसको भी एक रिक्शा वाले के साथ लाइन में लग के ट्रीटमेंट लेना है, नहीं तो किसी मंत्री को पकड़ना है, पैरवी लगाना। तो जैसे एक्सपोर्ट के केस में है, आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं कि एक्सपोर्ट हाउस स्टेटस का दर्जा प्राप्त है। हमको टैक्स पेयर को भी एक स्टेटस देना चाहिए, जिसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस क्लब को ज्वाइन करें। बार बार हम बोलते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग लॉ ला रहे हैं। ए स्ट्रॉन्ग लॉ ऑल्सो लीड्स टू ए स्ट्रॉन्ग अब्यूज़। आप उसमें 10 गुना पेनल्टी का प्रोविज़न कर दें, और कल को जब इनकम टैक्स ऑफिसर आएगा, केस बने या नहीं बने, वो यही दिखाएगा कि देखो मैं तो एक केस बना दूंगा और आपके ऊपर 10 गुना पेनल्टी लगेगा। केवल स्ट्रॉन्ग लॉ का भय दिखा के आप कंप्लायंस नहीं करा सकते हैं। आपको सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है। आप टैक्स पेयर को बिल्कुल क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। एक साइड इरेस्पेक्टिव ऑफ माई टैक्स पेमेंट मेरे को कोई एक्स्ट्रा स्टेटस हासिल नहीं है, दूसरी ओर आज के डेट में जैसे हमारे टैक्सेशन लॉ फ्रेम किए हुए हैं, 5 पैसे के टैक्स इवेजन के लिए भी एक तरीके से क्रिमिनल लायबिलिटी का प्रोविज़न कर रखा है। उसमें पहले कुछ है कि 2 करोड़ से ज़्यादा है तो 7 ईयर्स ऑनवर्ड, उसके नीचे 3 करोड़, और एक थर्ड कैटेगरी इन एनी अदर केस अप टू 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके वो परेशान किया जाता है। तो जो नए लोग हैं, जैसे आप खोमचे वाले की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि उसकी आमदनी बहुत ज़्यादा है। एक तो उसको ये दिखता है कि जैसे ही मैं टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा मेरा 30% लेके जाएंगे, बट इससे भी बड़ा एक डर है, उसको लगता है मैं अनपढ़ आदमी हूँ, पता नहीं ये रिटर्न फाइल करूंगा तो कैसे कैसे हमको तंग करेंगे। तो ए स्ट्रॉन्ग लॉ ऑलवेज डज नॉट लीड टू ए स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस। हमको उसको एकोमोडेट करना है। जैसे ये कंप्लायंस विंडो की हम बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा, जैसे जिसके पास आपने नोटिस भेज दिया है वैसे 30% की लायबिलिटी है, आप बोलते हैं आप 45% दो, हायर पेमेंट करो, तो शायद वो आ जाता, उसके लिए इंसेंटिव होता। जिसको आपने आज तक नहीं पकड़ा, कोई गारंटी नहीं है कि परसों आप पकड़ लेंगे, तो उसको जब आप बुला रहे हैं उसके लिए रेट कम होना चाहिए कि उसको लगे ठीक है मैं 20% टैक्स दूंगा और ये मेरा पैसा जो है मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। तो चलिए, कई सवाल यहाँ पर बने हुए हैं, जैसा कि पहले भी हमने जिक्र किया, जिन्हें सफाई की यहाँ पर जरूरत है।